मीनू जी से क्षमा मांगते हुए बहुत लंबा इंतजार मैंने कराया। मीनू जी, आपका परिचय तक भी मैं नहीं करा पाया अपने दर्शकों से। मीनू जी इस देश की सामाजिक चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत मुखर और प्रखर बोलने में। मीनू जी, आप भी लंबे समय तक हमारे साथ प्रणाम इंडिया से जुड़ी रही हैं। इससे पहले कि जब तक आपकी तबीयत खराब हो गई थी, उससे पहले तक लगातार जुड़ी थी। और आपने प्रणाम इंडिया का संघर्ष भी देखा था और अभी जिस ऊंचाई पर पहुंचा था वो भी देखा था। और बहुत अच्छे से ये चल रहा था। 28 दिन में 33 लाख व्यूज थे। और मैं आपको खुशी खुशी बताया करता था कि आज तो तिरपन डॉलर आ गए हमारे पास। तो ये मैंने सोचा नहीं था कि यूट्यूब से ऐसे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो लेकिन सबका एक मुकाम होता है, उन पैसों को मैं रियलाइज नहीं कर पाया। वो चैनल जो है क्लोज हो गया। तो मैं आपके साथ बस कुछ अनुभव हमारे दर्शकों से आप साझा करें, इसके लिए आपसे निमंत्रण करता हूं आपको। जी जी हाँ, आपने सही कहा। मैं तो प्रणाम इंडिया, जो कि अभी जो मैं तो ये कहूँगी वीर गति को प्राप्त हो गया। तो वो जो है उस प्रणाम इंडिया की जो यात्रा रही है, उसकी मैं मुझे लगता है बहुत जो कहते हैं ना नेसेंट स्टेज, वहाँ से मैं उसकी सहयात्री रही हूँ। मुझे ध्यान है कि आपके साथ हम शो करते थे, तो उसमें अगर 500-700 व्यूज आ जाते थे तो हमें बड़ा भारी अचीवमेंट लगता था कि आज बहुत अच्छे व्यूज आए हैं। फिर जब 1000 आने लगे तो और अच्छा लगता, खुशी लगती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती चली गई। वो आपकी मेहनत भी रंग लाई, क्योंकि आपकी जो थी ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। जो ये प्रणाम इंडिया था, उसमें ये नहीं था कि किसी बॉट्स का सहारा है या कुछ आप कुछ एक इस तरीके का होता ना कि एक जबरदस्ती सनसनी पैदा करके लोग सुर्खियां बटोर लेते हैं, व्यूज बट आई बॉल्स आ जाती हैं उनके प्रोग्राम पे। तो वो आपने कभी नहीं किया। आपका चैनल बहुत कोई ऐसा जिसको मैं कहती हूँ मशहूर जमाना चैनल तो था नहीं उस वक्त जब मैं आपसे जुड़ी हुई थी। लेकिन मुझे एक चीज जो आपकी बातचीत से, आपके व्यवहार से जो मुझे पसंद आई, वो आपकी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी। वो चीज थी। तो मुझे लगता था कि दर्शक आए या ना आए, मैं जरूर जाने वाली हूँ उस चैनल पे। तो मैं आपका रात के 10 बजे होता था वो इवनिंग में, तो मैं जाती थी, आती थी हमेशा, एवरीडे आई। मेरे ख्याल काफी महीने तक मैं उसमें आती रही। और उसके बाद तो आपने देखा ही है कि, और लास्ट आप बता रहे हैं कि जब वो बंद हुआ तो उसमें कितना आपका काफी कुछ अचीव कर चुके थे। और बहुत और ये मतलब मुझे उम्मीद इससे ज्यादा की थी, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट आप परोसते थे, देते थे। क्योंकि जो होता ना, एक एंकर भी क्या बोल रहा है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो मुद्दे को जो भी वो उठाना चाह रहा है उसको प्रेजेंट कैसे कर रहा है। तो आपका जो था प्रेजेंटेशन होता था, एक तो स्पॉन्टेनियस होता था, एक बिल्कुल क्रिस्प होता था। जो सवाल आप पूछते हैं, अभी भी अब आप पूछेंगे, आप नए चैनल पे पूछेंगे, तो वो हमेशा क्रिस्प सवाल होते थे। ऐसा नहीं था कि एंकर के तौर पे आप पूरी रामायण वाचने बैठ जाए, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं हुआ। हमेशा ऐसे सवाल पूछते थे कि जो आपका गेस्ट है उससे वो बोलने के लिए मजबूर हो जाता था, अपना जो उसके थॉट्स हैं वो शेयर करने के लिए मजबूर हो जाता था। तो ये मुझे लगता है कि एक पत्रकार के तौर पे, एक एंकर के तौर पे आपकी एक उपलब्धि है, और उसी का नतीजा था जो प्रणाम इंडिया इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा। तो अभी मेरी तो सारी गुड विशेष आपके साथ हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ, उम्मीद ही नहीं करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप वापस से जो जो आपकी पॉलिसीज तब थी प्रणाम इंडिया के समय, वो आज भी रहेंगी। और आप हमेशा ये प्रेम इंडिया को भी उसी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और रही प्रेम की बात, ये तो कोइंसिडेंस है कि आपका नाम है, अदरवाइज तो इस देश में इस टाइम प्रेम भावना की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है आप इसके साथ साथ प्रेम की गंगा भी बहाएंगे, ज्ञान की गंगा भी बहाएंगे, जागरूकता की गंगा भी बहाएंगे। हालांकि जो बात मैं कह रही हूँ वो कोई एक आसान बात नहीं है, ये आज के दौर में बोलना। क्योंकि आज के दौर में जो बोलने वाले लोग हैं, वो अगर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं अगर, तो वो तो आपकी किरकिरी है सरकार की। मतलब छात्र बोले तो टुकड़े टुकड़े गैंग, कोई सिविल सोसाइटी का व्यक्ति बोले तो वो आंदोलन जीवी, किसान बोले तो वो खालिस्तानी, और ये और मतलब जो भी कुछ है हमारे और आप जैसे जो बोले हैं तो उनको अर्बन नक्सल कह दिया जाता है। और न केवल कह दिया जाता है, उनकी आवाज को दबाने की, चुप करने की कोशिश की जाती है। और इस बात से हम सभी अवेयर हैं।
कि इस मौजूदा जो निज़ाम है, उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं सोशल मीडिया पे उठ रही जो आवाज़ें हैं, आप जैसे जो प्रणाम इंडिया जैसे और जो प्रेम इंडिया आपने शुरू किया, इस तरह से बहुत चैनल्स हैं जो आलोचना करते हैं सरकार की। तो उनको बंद कराने के लिए, उनको बैन कराने के लिए कई तरकीबें की हैं, उसमें कई सफल हो जाते हैं, कभी नहीं होते। कानून लाने की बात भी हुई, फिर वो बाद में पता नहीं क्या किस दबाव में उन्होंने विड्रॉ कर लिया, लेकिन अभी भी चल रहा है सिलसिला। लोग मतलब रिस्क लेते हैं, डरते हैं। अभी जैसे बात हो रही है कि जो इंटरनल जो जो जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनमें इंटरनल जो एक स्पेस होता है, उस पर बात हो रही है, भाई इस मुद्दे पे 2-4 दिन के लिए चुप रहो, एप्स्टीन जैसे मुद्दे पे या अदरवाइज। एक मुद्दा और भी है, मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहूंगी कि इन 2 मुद्दों पे भाई आवाज मत उठाइए, आपका जो वीडियो है वो डाउन करवा दिया जाएगा, इसलिए बी वेयर, आप सजग रहिए। तो ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं। मतलब उनको ना तो सच सुनना है, उनको बस गुणगान करना है। देखिए, जब अगर नेशनल मीडिया सरकार का चाकर बन गया है, तो जिम्मेदारी है प्रबुद्ध लोगों की, हमारा आप जैसे लोगों की, कि हम जनता को जागरूक करें और सरकार को भी रास्ता बताएं। जरूरी है कि अगर सरकार को कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, तो सरकार तो पहले ही बेलगाम हो रखी है, तो और ज्यादा ये हो जाएगी, तो और ज्यादा वीडियोस हटवाएगी लोगों के, और ज्यादा पोस्ट हटवाएगी। आप देखिए एक्स पे देख लीजिए, आप तुरंत हटवा दिए जाते हैं, जो भी उनको लगता है कि हमारी सरकार की खिलाफत कर रहे हैं वैसे वीडियोस तुरंत हटवा देते हैं। तो वो चीज क्या होता है कि उनको इस देर में उनको शर्म में नहीं आती कि हमें क्या कहेगा कोई कि आप जो है आवाजों को रोक रहे हैं। उनको लगता है कि ये आवाजें उठी तो ये तो हमारा जो है कि बंटा ही ढार कर देंगी। जनता को अगर समझ आ गया चीजें, क्योंकि अभी जो बहुत अधिकतर जनता है वो व्हाट्सएप में जो उनको भेजा जा रहे हैं फॉरवर्ड्स आईटी सेल के द्वारा, बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा, उनको लगता है कि बस दुनिया का ज्ञान, दुनिया का जो सारी दुनिया यही है। जो व्हाट्सएप ज्ञान जो आईटी सेल से आ रहा है वो झूठ आ रहा है, सच आ रहा है, वो वेरीफाई भी नहीं करते हैं, आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं, एक को नहीं हजारों को करते हैं। और उसी का नतीजा है जो है कि हम देख रहे हैं कि झूठी सच्चा सारे प्रोपेगेंडा में पब्लिक उसको सच मान रही है, और सच बोलने वालों को उनको कह दिया जाता है कि ये तो अर्बन नक्सल है इनको। और आप देख भी रहे हैं बहुत सारे अर्बन नक्सल इन्होंने जेल में डाले, और वो काफी समय तक जेलों में सड़ते रहे, और आज भी सड़ रहे हैं कहीं तो उनमें से। तो आज भी डर आज भी सबको है। आप ये ना समझिए कि जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं चैनल्स, वो बेधड़क बोल रहे हैं, उनको आज भी अंदर खाने डाला, संभल के बोलते हैं कि कौन से मुद्दे पे कितना चिल्लाना है हमें, तो वो अपना एक वॉल्यूम निर्धारित रखते हैं कि इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो ये चीज है, अभी खौफ है लोगों के मन में, लेकिन सरकार का खौफ होना ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर सरकार से इस तरीके से खौफ ज्यादा है पब्लिक, आप देखेंगे कि कितने लोगों को जेल में डाला। मैं सबका नाम तो यहाँ पे क्या लूं कि आपने ये क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों कर दिया, आप ऐसा कार्टून क्यों बना दिया, आपने ऐसा पोस्ट क्यों डाल दी, ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर दिए। और खुद उनके जो मुखारविंद से जिस तरह की वाणी खिरती है वो तो सभी सुनते हैं। लेकिन जो आपका चैनल है, मैं तो पूरा विश्वास है मुझे कि आप जो अभी तक आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, जो आपने जिस वजह से आप ऊंचाइयों पे पहुंचे थे, वो दोबारा बहुत समय लगेगा नहीं, क्योंकि जो कहते हैं ना एक ब्रांड वैल्यू, तो वो आपकी ब्रांड वैल्यू तो है और बनी रहेगी आगे भी। तो जैसे जैसे दर्शकों को ये मैसेज स्प्रेड होगा बाय वर्ड ऑफ माउथ और या सोशल मीडिया के जरिए, तो लोग उसी तरह वापस जो कहते हैं ना वापस जुड़ जाएगा आपका कारवां वहीं के वहीं। तो मैं आपकी हिम्मत की भी दाद देना चाहती हूँ ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ, कि आपने हिम्मत नहीं खोई कि अरे क्या करूं ये वो। और अधिकतर क्या होता है, पहले कन्वेंसिंग में लग जाते हैं, भाई हमारे विरोध में आवाजें उठाओ, ये करो, ये करो, वो करो। आपने उसके बदले काम पे लग गए वापस से। जो कहते हैं ना कि भाई वो एक शेर है ना कि फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, भी जिद है आशियां यहीं बनाने की। तो आपने वापस अपनी जिद को वहीं आशिया बनाने की ठान ली है, और आई होप सो कि आप फिर वापस उन्हीं ऊंचाइयों में पहुंचेंगे। ऑल द बेस्ट।